रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का, ठीक है, मैं फॉर्मूला एक शॉर्ट ट्रिक बता चुका था। रेट कांस्टेंट किसी भी, देखो किसी भी ऑर्डर के लिए अगर हमको रेट कांस्टेंट की यूनिट चाहिए होती है ना, ठीक है, तो उसका एक मस्त सा मैं तुमको फॉर्मूला बता देता हूँ। इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी ऑर्डर के रेट ऑफ रिएक्शन को पता कर सकती हैं। क्या आप रेडी हैं? कैसे पता किया जाएगा वो फार्मूला? ठीक है, वो फार्मूला आपको मैं बता भी चुका था। ठीक है, वो फार्मूला मैं वहां लिख देता हूँ। फार्मूला क्या था कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हमको किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट चाहिए होगी तो मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला डायरेक्ट या बस याद कर सकते हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आंसर दे पाएंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है कि रेट कांस्टेंट देके और पूछता है कि कौन सा ऑर्डर से वो रिएक्शन बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, वो होता है, नोट कर लीजिएगा, मोल है, मोल 1 माइनस एन लीटर एन माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ये एक फॉर्मूला ऐसा है, ठीक है, जिसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट यूनिट को रखना नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ जो एन होता है ना, एन का मतलब होता है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर मैं एग्जांपल दे दूं, ठीक है, तो अगर मैं यही चीज सबसे पहले मैं जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखना चाहता हूं, तो जीरो ऑर्डर के लिए ऑब्वियसली अगर एन हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू जीरो होने वाली है। इसका मतलब कि अगर मैं इस फार्मूले में मोल जहां एन है वहां मैं 1 माइनस जीरो कर दूं, ठीक, एल को एन की जीरो माइनस 1 कर दूं, तो इस सेकंड इनवर्स ये हो जाएगा। अभी जो एक्सप्रेशन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मोल लीटर की पावर माइनस 1 सेकंड इनवर्स। देखो इट्स सो सिंपल। डायरेक्ट अगर आप फार्मूले की हेल्प से किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट यूनिट पता कर सकते हैं, तो उसका फार्मूला यहाँ लिखा गया है, मोल 1 माइनस एन एन माइनस 1, जहां एन की वैल्यू जो होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन की वैल्यू होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो नेक्स्ट एग्जांपल में आप क्या लिख सकती हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिखता हूं, ठीक है, ऑब्वियसली एन की वैल्यू यहां हो जाएगी 1। तो अगर मैं डायरेक्ट फार्मूले में क्या करूं, मोल 1 माइनस 1 1 माइनस 1 इन द सेंस 0। चलो हम इसको भी सिंपलीफाई करेंगे, बट जहां एन है वहां हम क्या करते हैं, जहां जहां एन है वहां वहां आप एन की वैल्यू को 1 ले लीजिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम रेट कांस्टेंट यूनिट पता कर रहे हैं। ठीक है, 1 माइनस 1 अगेन दिस इज सेकंड इनवर्स। अब देखो ये पूरा टर्म हो गया 0, ये पूरा टर्म हो गया 0, एंड में बचा सेकंड इनवर्स। दिस इज योर फाइनल यूनिट, इसकी रेट कांस्टेंट। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट यूनिट लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे सेकंड इनवर्स। सिमिलरली जीरो ऑर्डर के अगर हम यूनिट लिखेंगे रेट कांस्टेंट की, तो वो हम लिखें मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या बात है, सेकंड इनवर्स। क्या बात है। व्हाट इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड ऑर्डर? कुछ नहीं भैया, सिंपल सी बात है, n इक्वल्स टू 2 कर दीजिए, n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हम यहाँ फिर से क्या करेंगे, मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 सेकंड इनवर्स। इट्स सो सिंपल। आप बहुत आसानी से, क्या है, आपको रटना नहीं पड़ेगा अगर आपको ये पता है तो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जहां n है वहां पुट कर दीजिए n इक्वल्स टू 2। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा मोल इनवर्स लीटर, ठीक है, और सेकंड इनवर्स। इट्स सो सिंपल। ठीक है, कोई भी कर सकता है इसको। इस केस में जो k की यूनिट आ गई वो आ गई हमारी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। आई थॉट ये जो है, ये जो एक सस्ता सा ट्रिक जो मैंने आपको दिया है ना, इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रेट कांस्टेंट के यूनिट को पता किया जा सकता है फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, आई थॉट ये चीजें आपको समझ आ गई। अब एक और सेक्शन ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, जिससे सवाल पूछे जाते हैं। अभी सवाल कैसे बनाए जाते हैं, सबसे पहली बात, अगर मैं एक एग्जांपल करा दूं इसके ऊपर, आप एग्जांपल करा दें तो आपको पता चला है। कई बार सवाल देखो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, कई बार लिख देते हैं ना, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब क्या करेंगे, उसमें दे देंगे, जैसे मान लो एग्जांपल दे दिए, मान लो उसने एक रेट कांस्टेंट की वैल्यू लिख दिया, 0.3 into 10 to the power minus 5, जस्ट रैंडम वैल्यू। ठीक है, उसने लिख दिया लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। दूसरा एग्जांपल दे दिया, इसने बोल दिया कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन नहीं है, 3 into 10 to the power minus 4 मान लो, और उसने लिख दिया ऐसा सेकंड इनवर्स। अब बोला इन दोनों में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। बच्चे यहाँ से परेशान हो जाते हैं, ये करे तो करेगा, यहाँ तो सिर्फ k की वैल्यू दी हुई है और हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कर रहे हैं, ये किस टाइप का सवाल है। अरे आपको ध्यान देना है यूनिट पे। अरे बच्चा आप जाइए यूनिट पे, यूनिट पे जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब ये देखो लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, कहीं पढ़ा है क्या, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। अरे भाई साहब ये तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है,
ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है? तो हम बता देंगे कि दिस इज फ्रॉम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली सेकंड इनवर्स, अरे बच्चा ध्यान से देखो, सेकंड इनवर्स कहीं पढ़े हो क्या? सेकंड इनवर्स के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये जो रेट कांस्टेंट है ये किससे बिलोंग करता है? हमसे बोला गया था कि ऑर्डर बताना है, तो ये सिंपली बिलोंग करेगा किससे? फर्स्ट ऑर्डर से। ये कौन सा रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है जहां n की वैल्यू हो जाएगी 1। सो सिंपल, ठीक है। अब देखो, अब एक और सेक्शन ना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें सवाल जानते हो कहां से आते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन से पूछे जाते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन से सवाल पूछे जाते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है मैं बता चुका हूं, ठीक है। अगेन मैं तुमको बताता हूं कि अगर मान लो कोई भी एक रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमेशा हम जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? कि कंसंट्रेशन किसका लेते हैं? रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट टू डी कंसंट्रेशन का कुछ पावर, ठीक, रिएक्टेंट टू डी कंसंट्रेशन का पावर लेते हैं एक्स, ठीक है। अब ये पावर जो है ये स्टोइकियोमेट्री के बराबर कब होता है कब नहीं होता है मैं ये सब बता चुका हूं, ठीक है, ठीक है, ठीक। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या होता है? यही जो पावर होता है वो क्या होता है? उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होता है। खैर हमारा वो टॉपिक नहीं, हमको अभी ये देखना है कि रेट लॉ लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। रेट लॉ लिखना हो तो हम क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, है ना, ये लिखेंगे। यही तरीका होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने का। आई थॉट आपने पढ़ा भी होगा, अगर मैं नहीं पढ़ाया तो आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, कि ऐसे रेट लॉ हम लिखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। दैट्स अ गुड थिंग। सवाल क्या पूछा जा सकता है? देखो सवाल कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सवाल ऐसे दे दिएगा, जैसे मैं एग्जांपल तुमको बताता हूँ, ठीक है। मैं अभी वैरायटी बता रहा हूँ क्वेश्चंस का। क्वेश्चन रेट लॉ से क्वेश्चंस किस वैरायटी के बनाए जा सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। इवन कंपटीटिव लेवल में भी ऐसे सवाल जेईई वगैरह में भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो क्या बात है, ठीक है। देखो एक्चुअल में सवाल कैसे आते हैं वो देखो, ठीक। वो बोल देगा ना, सवाल में कुछ ऐसा बोल देता है, ठीक है, कि मान लो कोई एक रिएक्टेंट एक्स है, ठीक है, वो प्रोडक्ट मान लो वाई बना रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट एक्स है और वो प्रोडक्ट मान लो वाई बना रहा है, और ये फॉलो करता है किस, लिखे सवाल देखो क्या आ जाएगा। सवाल जल्दी ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। सवाल देखो क्या बोलेगा। सवाल बोलेगा कि कोई एक रिएक्टेंट एक्स है जो प्रोडक्ट वाई बना रहा है, और ये फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, ठीक। तो अगर इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस, तो देखो ये सवाल क्या है? इस सवाल सिंपली ऐसे ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि मान लो कोई एक एक्स रिएक्टेंट है, ठीक है, वो वाई प्रोडक्ट बना रहा है, और वो किसको फॉलो कर रहा है? वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हुए ये केमिकल रिएक्शन को परस्यू कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने उसके इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो एक्स का, मतलब एक्स मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके दोगुना कर दिया, ठीक है। तो रेट कैसे इफेक्ट करेगा? हाउ विल, सवाल है ये, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन? ऑब्वियसली ऐसे एग्जाम में भी आपके सवाल देखे गए हैं, आपको पता भी होगा ऐसे सवाल जल्दी पूछे भी गए थे, है ना। तो ये सवाल हम सॉल्व करेंगे। देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके सबसे पहले मैं इसी रिएक्शन को लिखता हूँ। कैसे? मान लो जो एक्स है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाई में। यहाँ हमारा एक्स रिएक्टेंट है, वाई हमारा प्रोडक्ट है। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बोलता है? सबसे पहले तो आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लीजिए। तो अगर मैं शुरुआत में, ठीक है, जब हमने एक्स के कंसंट्रेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, ठीक है, हमने उसमें कोई बदलाव नहीं किया था, तो इनिशियली अगर मैं रेट लिखूंगा, इनिशियली मतलब शुरुआत में अगर मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? रेट इज इक्वल्स टू, ठीक है, के एक्स टू दी पावर 2। क्यों? क्योंकि देखो यार सवाल में बोल दिया है कि वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो उसका पावर कितना हो गया? 2। यहाँ n की वैल्यू 2 है, इसलिए मैंने पावर को क्या किया? 2 करे, क्योंकि पावर क्या होता है? ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा कि ऑर्डर मतलब क्या? सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये तो पढ़ा होगा ना कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो पावर होता है उसी का सम ऑर्डर होता है। तो अगर ऑर्डर हमको दे दिया इसका मतलब उसका पावर हमको पता चल गया, यानी x की पावर 2 है। यानी शुरुआत में जो है हमारा जो रेट एक्सप्रेशन था वो ऐसे था। अगर मैं शुरुआत का रेट लॉ लिखना चाहूं तो मैं ये लिखूंगा। अब देखो, अब केस 2, अब केस थोड़ा बदल गया। x को क्या किया गया है? कितना इंक्रीज किया गया है? ट्वाइस, यानी x को 2x कर दिया गया। ओहो हो, अब हमसे नया रेट पूछ रहा है। अच्छा, तो अगर मैं इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? रेट इज इक्वल्स टू के तो बदलने वाला नहीं है क्योंकि रेट कांस्टेंट है वो,
ठीक है, उसको कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हैशटैग नोट पॉइंट। असर्शन रीजन अभी सवाल कई बार पूछे जाते हैं और पूछा गया भी है। पूछ देगा कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया, हाउ विल द रेट कांस्टेंट विल इफेक्ट। तुम क्या बोलोगे? रेट कांस्टेंट भैया एक कांस्टेंट टर्म है, उसको आप डबल करिए, ट्रिपल करिए, हाफ करिए, फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ नोट करके लिखिए रेट कांस्टेंट डज नॉट इफेक्ट, या फिर इट डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड अपॉन दी क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हो गया, समझ आया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। रेट कांस्टेंट तो नहीं इफेक्ट करता है, ठीक है। तो के तो के रहने वाला है, लेकिन अब देखो ना, अब ये x नहीं रहा है, ये x से क्या हो गया है 2x। तो नए रेट को अगर मैं r डैश मतलब रेट का डैश बोल रहा हूँ, दिस इज द न्यू रेट, ठीक है। न्यू रेट को अगर मैं r डैश बोलता हूँ तो यहाँ x से ये क्या हो जाएगा? अरे भैया कंसंट्रेशन को आप 2x कर देंगे और पावर 2 है, तो अगर मैं नया रेट को r डैश बोलता हूँ तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है जी? उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? उसको मैं लिख सकता हूँ भैया 4x, 4x की पावर 2। अब 4 को बाहर ले लो, r डैश इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा मैं? बोलो बोलो, 4k x की पावर 2। अब जरा ध्यान दो, k x की पावर 2 तो रेट के बराबर थी, मतलब जो शुरुआत का रेट r था उसके बराबर थी। तो नया रेट r डैश इस पूरे टर्म की जगह मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ? 4r लिख सकता हूँ। क्या बात है भैया, मतलब अगर मैंने ट्वाइस कर दिया, अगर मैंने ट्वाइस कर दिया तो नया रेट 4 गुना हो जाएगा प्रीवियस रेट के। ऐसे सवाल एकदम मस्त पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेईई। इवन आपके स्कूल में भी ऐसे सवाल दिए जाते हैं। समझ आया कि ऐसे सवाल को कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है? ये रेट क्लासिफिकेशन का एक सिंपल सवाल है। अब वो देखो कुछ भी बोले, डबल बोले, ट्रिपल बोले, 3 गुना बोले तो क्या होगा? 9, रेट 9 टाइम्स हो जाएगा। 9 आवर। ऐसे सवाल आपके स्कूल के एग्जाम में देखे गए थे, हाँ या ना? देखे गए थे? हाँ। समझ आया? समझ आया? ठीक है। तो यार ये था हमारा रेट क्लासिफिकेशन के बारे में बात, ठीक है। जीरो